कल्पना कीजिए, दूर तपती रेगिस्तान धरती के बीचों बीच एक हरा भरा पर्वत, जहाँ पेड़ आसमान को छूते हों, झरने नीचे की ओर गिरते हों और हवा में फूलों की खुशबू तैरती हो। यही है द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, यानी बेबीलोन के लटकते बगीचे। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक। पर सवाल यह है कि क्या ये बाग सच में एग्जिस्ट करते थे या ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है। चलिए जानते हैं। चलते हैं समय के पहिए को पीछे कर करीब 2600 साल पहले मेसोपोटामिया की धरती पर, आज के इराक के पास स्थित एक अद्भुत नगर बेबीलोन। यह शहर न केवल अपने व्यवहार और संस्कृतियों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने विशाल निर्माणों, ऊंचे मंदिरों और भव्य दीवारों के लिए भी जाना जाता था। यहाँ का सबसे महान और प्रसिद्ध शासक था राजा नेबूकदनेस्सर द्वितीय, जिसने 605 से लेकर 562 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके शासनकाल में बेबीलोन अपने स्वर्ण युग में पहुंचा। राजा ने अपने साम्राज्य को सजाने के लिए अनेक महान निर्माण कराए। ईस्टर गेट, जिसकी नीली ईंटों पर बने सुनहरे बेलों और ड्रैगनों की आकृतियां आज भी उसकी शान की गवाही देती हैं। उसने बेबीलोन की दीवारें, भव्य जिगुरात और विशाल मंदिर बनवाए, जो देवताओं और देवियों को समर्पित थे। और कहा जाता है कि इन्हीं अद्भुत निर्माणों के बीच राजा ने एक ऐसा चमत्कार रचा जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा बाग जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में झूलता था। बेबीलोन के झूलते बगीचे, द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। कहा जाता है कि यह बगीचा किसी साधारण उद्यान जैसा नहीं था, बल्कि एक विशाल सीढ़ीनुमा संरचना पर बना हुआ एक हरा भरा स्वर्ग था, जहां पेड़, लताएं और फूल हवा में लटकते हुए प्रतीत होते थे। यह दृश्य रेगिस्तान की तपती रेत में मानो प्रकृति की गोद जैसा था। और इस अद्भुत निर्माण के पीछे छिपी थी एक प्रेम कहानी, जो इतिहास और मिथक दोनों के बीच झूलती नजर आती है। कहानी के अनुसार राजा नेबूकदनेस्सर द्वितीय की रानी एमेटियस ईरान के पहाड़ी इलाके मीडिया क्षेत्र से आई थी। वह वहाँ की हरियाली, ठंडी हवाओं और ऊंचे ऊंचे पर्वतों की आदी थी। लेकिन जब वे बेबीलोन आई तो उनके सामने फैला था रेगिस्तान सा सूना नगर, जहाँ मिट्टी थी, धूल थी, पर वह हरियाली नहीं थी जो उनके दिल के करीब थी। रानी की आंखों में दिन ब दिन बढ़ती उदासी देखकर राजा का दिल पिघल गया। कहा जाता है कि तब नेबूकदनेस्सर ने एक ऐसा उपहार देने का निश्चय किया जो इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उसने अपनी रानी के लिए बना डाला एक कृत्रिम पर्वत, एक ऐसा बाग जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की ओर उठता हुआ प्रतीत होता था। उस बाग में थे झरने जैसे फव्वारे, लताओं से ढकी दीवारें और फूलों से महकती सीढ़ियां, जहां हर मंजिल पर एक नया नजारा था। कहा जाता है कि वहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि वे महल की छत तक पहुंच जाते थे, और हवा में तैरती बेलें मानो रानी के गृहनगर के जंगलों की याद दिलाती थी। दिन के उजाले में वो बाग चमकता था जैसे सूरज ने धरती को हरा रंग दे दिया हो, और रात में चांदनी जब पानी की धाराओं पर पड़ती तो पूरा बाग एक सपनों के महल जैसा लगता, एक ऐसा स्वर्ग जो मनुष्यों ने अपने हाथ से बनाया था। ये तो रही एक बेसिक कहानी, लेकिन बात करते हैं उन प्राचीन ग्रंथों की जहां से हमें बेबीलोन के झूलते बागों की जानकारी मिलती है। प्राचीन साहित्य में बेबीलोन के झूलते बागों का उल्लेख 5 प्रमुख लेखकों के ग्रंथों में मिलता है। इन लेखकों ने बागों के आकार, संरचना, सिंचाई प्रणाली और उनके निर्माण के कारण का वर्णन किया है। बेरोसस सबसे पुराना स्रोत। जोसेफस नामक एक यहूदी इतिहासकार ने बेरोसस के लेखन से उदाहरण दिए हैं, जो बेबीलोन के मर्दुक मंदिर के पुरोहित थे और लगभग 290 ईसा पूर्व में लिखते थे। यह झूलते बागों का सबसे प्राचीन उल्लेख माना जाता है। बेरोसस ने राजा नेबूकदनेस्सर द्वितीय के शासन का वर्णन करते हुए लिखा, राजा ने अपने महल में ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई, जिन्हें पत्थरों के स्तंभों से सहारा दिया गया था। उन्होंने इसे एक लटकता स्वर्ग बनाया, जहां हर प्रकार के पेड़ लगाए गए थे, ताकि यह दृश्य एक पहाड़ी प्रदेश जैसा लगे। उन्होंने यह सब अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए किया था, क्योंकि वह मीडिया आज के ईरान क्षेत्र की रहने वाली थी और उन्हें पर्वतीय दृश्य प्रिय थे। बेरोसस ही एकमात्र प्राचीन लेखक है जिन्होंने नेबूकदनेस्सर को इस बाग का निर्माता बताया। डियोडोरस सिकुलस। ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस ने
अपने ग्रंथ में 4वीं सदी ईसा पूर्व के 2 इतिहासकारों प्लूटार्कस और क्विंटस ऑफ क्रेडस के लेखन का अध्ययन किया है। डियोडोरस ने लिखा कि बागों का निर्माण एक सीरियाई राजा ने करवाया था। उनके अनुसार यह बाग एक वर्गाकार था जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 4 प्रेथरा यानी लगभग 400 फीट लंबी थी। ऊपरी छत लगभग 50 क्यूबिट यानी 75 फीट ऊंची थी और दीवारें 22 फुट मोटी थी और ईंटों से बनी थी। इन सीढ़ीनुमा बागों की नींव इतनी गहरी थी कि बड़े से बड़े पेड़ भी आसानी से जड़ें फैला सकते थे। पानी की आपूर्ति पास की यूफ्रेटस नदी से की जाती थी। क्विंटस कर्टियस रूफस, पहली सदी ईस्वी के इतिहासकार क्विंटस कर्टियस रूफस ने भी लगभग वही विवरण दिया है जो डियोडोरस ने दिया था। उन्होंने लिखा कि ये बाग एक दुर्ग के ऊपर बने थे जिसकी परिधि लगभग 20 स्टेडिया लगभग 3.5 किलोमीटर थी। उन्होंने भी बाग के निर्माण का श्रेय एक सीरियाई राजा को दिया था जिसकी रानी अपने पहाड़ी प्रदेश को याद करती थी। स्ट्रैबो, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और इतिहासकार स्ट्रैबो ने भी संभवतः अपना विवरण 4वीं सदी ईसा पूर्व के ओनिसेक्रेटस के लुप्त लेखों पर आधारित किया है। स्ट्रैबो ने लिखा कि बागों की सिंचाई के लिए आर्किमिडीज स्क्रू जैसी एक यांत्रिक प्रणाली का उपयोग होता था जो यूफ्रेटस नदी से पानी ऊपर खींचकर बागों तक पहुंचाती थी। फिलो ऑफ बाइजेंटाइन, अंतिम महत्वपूर्ण स्रोत है फिलो ऑफ बाइजेंटाइन की पुस्तक और हैंडबुक टू द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो 4वीं या 5वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी। फिलो ने बागों की तकनीकी और स्थापत्य कला की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि पानी को ऊपर उठाने की वही तकनीक स्क्रू सिस्टम इस्तेमाल की गई थी जिसका उल्लेख स्ट्रैबो ने भी किया था। उन्होंने इस बात की सराहना की कि कैसे इतनी ऊंचाई पर भारी मिट्टी और पेड़ों को उगाने की योजना बनाई गई थी जो समय की इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल थी। इन सभी लेखकों ने अपने अपने दृष्टिकोण से बेबीलोन के झूलते बागों का वर्णन किया है, पर उनके विवरणों में एक समानता है। ऊंची सीढ़ीनुमा बाग, बहता पानी और प्रेम की याद में रचा गया एक स्वर्ग। फिर भी इनमें से कोई भी विवरण प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देता, जिससे यह कहानी आज तक एक रहस्य बनी हुई है। यह तो बात रही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। अब सवाल उठता है कि क्या झूलते बाग सच में अस्तित्व में थे या फिर वे सिर्फ कल्पना और काव्य की सुंदर रचना थे। चलिए जानते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि बेबीलोन के समकालीन अभिलेखों में ऐसे किसी भी बाग का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ तक कि राजा नेबूकदनेस्सर द्वितीय की पत्नियों में से किसी का नाम एमेटिस नहीं मिलता। हालांकि मीडिया या फारस के साथ राजनीतिक विवाह उस समय आम बात थी। नेबूकदनेस्सर के कई अभिलेख और पत्थरों की शिलालेख आज भी मौजूद हैं जो उनके मंदिरों, दीवारों और विशाल निर्माण कार्यों का जिक्र करते हैं, लेकिन उनमें से कहीं भी इन झूलते बागों का नाम नहीं मिलता। फिर भी बाद के कई यूनानी और रोमन लेखकों ने लिखा है कि उनके समय तक यह बाग मौजूद थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके लेखन उन यात्रियों पर आधारित थे जिन्होंने स्वयं बेबीलोन का दौरा किया था। दिलचस्प बात यह है कि ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस, जिन्होंने बेबीलोन का विस्तृत वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरीज में किया था, उन्होंने भी झूलते बागों का कोई उल्लेख नहीं किया। संभव है कि उनके समय तक ये बाग यूनानियों के बीच प्रसिद्ध नहीं हुए हों। अब तक पुरातात्विक खुदाइयों में बेबीलोन के भीतर ऐसे किसी भी बाग का प्रमाण नहीं मिलता। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद इन बागों के अवशेष यूफ्रेटस नदी के नीचे दबे हों, जहां खुदाई करना आज संभव नहीं है। कहा जाता है कि नेबूकदनेस्सर के समय यूफ्रेटस नदी का मार्ग आज की स्थिति से कुछ पूर्व की ओर बहता था और बेबीलोन के पश्चिमी हिस्से के बारे में बहुत कम जानकारी हमारे पास है। इतिहासकार रोलिंगर का मानना है कि बेरुसस ने राजनीतिक कारणों से इन बागों का श्रेय नेबूकदनेस्सर को दिया हो। संभव है कि उन्होंने यह कथा किसी और साम्राज्य की किंवदंती से अपनाई हो। अब एक और चौंकाने वाला सिद्धांत सामने आता है जिसे प्रस्तुत किया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विदुषी स्टेफन डेली ने। उनका कहना है कि असल में झूलते बाग बेबीलोन में नहीं बल्कि निनेवे में थे और उनके निर्माता थे असीरियाई राजा सेनाकरीब, जिन्होंने 704 से लेकर 681 ईसा पूर्व तक शासन किया। डेली का मानना है कि समय के साथ साथ लोगों ने दोनों स्थानों को आपस में भ्रमित कर दिया और सेनाकरीब के इन विशाल बागों को बाद में नेबूकदनेस्सर के बेबीलोन से जोड़ दिया गया। पुरातात्विक खुदाइयों में निनेवे के पास एक विशाल जल प्रणाली के अवशेष मिले हैं जिन पर खुदे शिलालेख सेनाकरीब के नाम के हैं। डेली के अनुसार यह लगभग 80 किलोमीटर लंबा नेटवर्क था
जिसमें नहरें, बांध और जल सेतु शामिल थे, जो दूर पहाड़ी से पानी लाकर राजमहल और बागों तक पहुंचाते थे। इन बागों में पानी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए वाटर स्क्रू या तेजदार जल मशीनों का उपयोग किया गया था। स्टेफन डेली ने यह सिद्धांत आधुनिक अक्कादी भाषा अकेडियन इंस्क्रिप्शन के नए अनुवादों पर आधारित किया है। उनके प्रमुख तर्क इस प्रकार है। बेबीलोन शब्द का अर्थ है देवताओं का द्वार, और यह नाम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई मेसोपोटामियाई नगरों के लिए इस्तेमाल होता था। सेनाक्रेब के निनवे के द्वारों का नाम भी देवताओं के नाम पर रखा गया था, मानो वे अपने नगर को ही एक नया बेबीलोन बनाना चाहते हो। सिर्फ यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने कहा था कि बागों का निर्माण नेबूकदनेस्सर ने किया है, लेकिन उनके किसी भी अभिलेख में इसका जिक्र नहीं मिलता। इसके विपरीत सेनाक्रेब ने अपने अभिलेखों में अपने जड़ अभ्यंतर और बागों का विस्तृत वर्णन किया है। सेनाक्रेब ने अपने महल और बगीचों को कहा था एक ऐसा अजूबा जिसे सारी मानवता देखेगी, अ वंडर फॉर ऑल पीपल। उन्होंने पानी उठाने वाली स्क्रू मशीनों का भी उल्लेख किया है। रोचक बात यह है कि यूनानी इतिहासकारों द्वारा बताए गए बागों के विवरण सेनाक्रेब के अभिलेखों से काफी हद तक मेल खाते हैं। 331 ईसा पूर्व में जब अलेक्जेंडर महान गंगुमेला के युद्ध से पहले यहाँ रुके थे, तो उन्होंने जेरवान नामक क्षेत्र में स्थित सेनाक्रेब के जल सेतु के पास 4 दिन तक डेरा डाला था। संभव है कि उनके साथ गए इतिहासकारों ने इन विशाल निर्माणों को देखा हो, उनके बारे में यूनानी भाषा में लिखा हो और बाद के यूनानी लेखकों ने उसी विवरण को आगे बढ़ाया हो। राजा सेनाक्रेब के ये बाग सिर्फ सुंदरता के प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक तकनीकी चमत्कार थे। रेगिस्तान जैसी भूमि में साल भर हरियाली और फूलों से हरे भरे रहने वाले ये बाग उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा का उदाहरण थे। यह परंपरा असीरियाई राजों में पहले से थी। राजा असुरनिस्रपाल द्वितीय ने 883 से लेकर 859 ईसा पूर्व के बीच एक नहर बनाई थी जो पहाड़ों को काट कर जाती थी। उन्होंने अपने बागों में फलदार पेड़ लगाए जैसे खजूर, अंजीर, अंगूर, सेब, अखरोट, अनार, जैतून और देवदार। उनके पुत्र असुरबनीपाल ने अपने महल की दीवारों पर बने चित्रों में इन बागों का विस्तृत दृश्य उकेरा था। ऐसे 2 पैनल आज ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है, हालांकि वे सार्वजनिक प्रदर्शन पर नहीं है। इन चित्रों में वे सभी तत्व देखे जा सकते हैं जिनका वर्णन यूनानी लेखकों ने किया था। सीढ़ीनुमा बाग, ऊंचाई पर हरियाली और बहता हुआ पानी। इतिहासकारों के अनुसार इन बागों को सींचने के लिए निनवे शहर को एक उन्नत जल व्यवस्था की आवश्यकता थी, इसलिए सेनाक्रेब ने 50 किलोमीटर लंबी नहर प्रणाली बनाई, जिसमें बांध, जल सेतु और स्वचालित स्लू गेट्स शामिल थे। जेरवान घाटी पर बने उनके विशाल जल सेतु में 20 लाख से अधिक पत्थर इस्तेमाल हुए थे और उस पर खुदा था, मैं सेनाक्रेब, असुर का राजा, मैंने दुरुस्त पहाड़ी से पानी लाकर निनवे के चारों ओर बहाया। गहरी घाटियों पर सफेद पत्थरों का जल सेतु बनाया ताकि जल उस पर बह सके। सेनाक्रेब ने दावा किया कि उन्होंने सभी लोगों के लिए एक अद्भुत चमत्कार रचा। उन्होंने नए धातु ढलाई तकनीकों का भी आविष्कार किया, जिससे उनके महल और मूर्तियां अद्वितीय बन गई। इन ऊंचाई पर बने बागों में जब पानी के झरने और बड़े बड़े वृक्ष लहराते थे, तो यह दृश्य वाकई धरती पर स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। कला और कल्पना में दिखाए गए इन बागों में फूलों की बहार थी, पके हुए फलों की मिठास थी और हर मंजिल पर बहते झरनों की मधुर आवाज गूंजती थी। सीढ़ीनुमा छतों पर हरियाली इस तरह फैली थी मानो पूरी धरती जीवन से सांस ले रही हो। बेबीलोनियन साहित्य और परंपराओं के अनुसार इन बागों में जैतून, अंजीर, अंगूर, बादाम, अनार, देवदार और आबूना जैसे पेड़ लहलहाते थे। कुछ पौधे दीवारों से नीचे लटकते थे, जैसे हरी बेलें पत्थर के बीच जीवन का गीत गा रही हो। लेकिन समय के साथ अगर ये बाग सच में एग्जिस्ट करते थे तो मिट्टी में समा गए। यूफ्रेटिस नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। युद्धों और भूकंपों ने शहर को तबाह कर दिया। इतिहास की किताबों में इन बागों के निशान धीरे धीरे मिटते चले गए और रह गए सिर्फ शब्द, द हैंगिंग गार्डन, एक लटकता बगीचा। हजारों साल बीत चुके हैं, पर बेबीलोन के झूलते बाग आज भी इतिहास और कल्पना के बीच झूल रहे हैं, क्योंकि ये बाग सिर्फ ईंटों और पौधों का ढांचा नहीं थे। यह इंसानी कल्पना, प्रेम और इंजीनियरिंग का प्रतीक थे। वह जगह जहां एक राजा ने अपनी रानी के लिए धरती पर स्वर्ग बनाया था और जहां इंसान ने पहली बार प्रकृति को चुनौती देकर सौंदर्य गढ़ा था। शायद अब वो बाग नहीं रहे, पर उनका सपना आज हर इंसान के दिल में जीवित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो इसे दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हैंगिंग गार्डन के ऊपर ई बुक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।